निदान स्थान का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहिर्मार्ग अवरोधनी किसके लिए कहा था? बहिर्मार्ग अवरोधनी किसके लिए कहा था? बताओ कोई भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रही क्या? बात स्टीलर, ठीक है। और बात बिड़ मूत्र अवरोधनी, तुम बताओ हरिओम। प्रतिष्ठिला के लिए सर। प्रतिष्ठिला के लिए, ठीक है। कपोतवत कूजनम कौन सी बीमारी के लिए है? कपोतवत कूजनम, कपोते कूजनम, अपतंत्रक। अपतंत्र, हाँ। और पारावत कूजनम, क्षतज का, ठीक। निमिलिताक्षो निश्चेष्टा कौन सी बीमारी है? निमिलिताक्षो निश्चेष्टा, अपतंत्र। अरे चाहे टीप के बोल दो, कम से कम रिवीजन तो हो जाएगा इस बहाने। बकरी भवती वक्र अर्ध कौन सी बीमारी है? बकरी भवती वक्रार्ध, वक्त्रार्ध, अर्धित, गुड। कितने वर्ष पुराना अर्धित असाध्य हो जाता है? 3 वर्ष। ठीक है। आम बात का वर्णन किसने किया है? आम बात का वर्णन देखो, आम बात को ना तो चरक ने किया है ना सुश्रुत ने किया है, कहीं भी नहीं मिलेगा आम बात शब्द। रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहीं चरक में मेंशन नहीं है, कहीं सुश्रुत में मेंशन नहीं है। आम बात का वर्णन किया है माधव निदान ने। वृश्चिक दंशवत वेदना किसमें होती है जयप्रभा? आम बात में। आम बात में। और आंखों विष? ये बात रक्त, बात रखते हैं, हाँ सर। अंतरा अंतरा कौन सी डिजीज का लक्षण है? क्या सर? पातयत्य अंतरा अंतरा, सर इसी का ही आम बात। आम बात का गलत। कौन बताएगा? जयप्रभा तुम बताओ। हरिओम, करुणा, राखी, चंचल, कोई बताओ। अपतानक में। ठीक है, अचानक में होता है। अश्रक दर में कौन सी वायु का दोष होता है? अश्रक दर या रक्त प्रदर में? अपान वायु। अपान वायु ना। अपान के साथ कौन सा रहता है संयुक्त? अपान वायु है, ठीक है। अपान के साथ अपान होता है बेटा। अपान के साथ कौन सी संयुक्त होती है? श्लोक नंबर 37 देख रहे हैं ना, पित्त इंपोर्टेंट है। अपान पित्त संयुक्त है। यस सर। अब व्यक्तो व्यक्त कर्म किसके लिए कहा गया है? अब 5 मिनट तुम्हारा रिवीजन हुआ करेगा डेली, याद करके नहीं आते हो। किसके लिए? वायु। वायु के लिए। सर्वोत्तम कौन सी वायु है? चंचल बताओ। क्या सर? हरिओम तुम बताओ। क्या सर? सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार पवनोत्तम कौन सी वायु की संज्ञा दी गई है? उदान वायु। उदान वायु। ठीक है। दसवें ग्रहचारी महाजवा कौन सी वायु है? व्यान वायु। ठीक है, चलो हो गए पढ़ाकू। अब अध्यसन नहीं होगा तो पढ़ा हुआ रिवीजन हो गया ना, पहले तो जीवन हो गया, नया पढ़ते हैं। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। क्या हुआ? आवाज धीरे आ रही है? हाँ जी सर। अब आ रही है? भी धीरे आ रही है। नेटवर्क की डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो मैं देख रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 निदान स्थान, आ जाओ। अर्श निदान। आवाज क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। ठीक है। देखो अर्श निदान में क्या क्या है।
श्लोक नंबर 3 पे आओ, देखो कितने प्रकार के अर्स हैं सुश्रुत के अनुसार? 6 प्रकार के। बात, पित्त, कफ, रक्तज, सन्निपातज और सहज। ठीक है, बीपी के तीनों हो गए, बात, पित्त, कफ और रक्तज, सन्निपातज और सहज। बात, पित्त, कफ, सन्निपातज, ये 4 हो गए। उसके बाद रक्तज और सहज। SRS, SRH कॉलेज है आयुर्वेदिक वाला, SRS, S से सन्निपातज, R से रक्तज और S से सहज। ये टोटल 6 प्रकार के अर्स हैं जो सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है, अब इसमें देखो विमर्श में देखो ये लिखा हुआ है, सहज अर्स को आदि बल प्रवर्त भी कहा है। ठीक है, चरक ने 2 बताए हैं, सहज और उत्तर कालज, यही भागवत ने बताए हैं, सहज और उत्तर कालज। सहज वो होते हैं आदि बल प्रवर्त, मतलब शुक्र शोणित के संयोग के समय जो भी बल की प्रधानता होगी या उसके दोष से जो होंगे वो होंगे सहज अर्स। ठीक है, इसमें देखो विमर्श में 6 पर टाइप के अर्स हो गए। श्लोक नंबर 3, सहज अर्स को आदि बल प्रवर्त या कुलज अर्स भी कहते हैं। ठीक, 2 टाइप और हैं, देखो शुष्क अर्स और आर्द्र अर्स। इसी विमर्श में 1, 2, 3 चौथी लाइन, इसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि बात कफ की अधिकता वाले शुष्क अर्स होते हैं, कि मतलब ड्राई अर्स शुष्क अर्स होते हैं, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, जो सिर्फ पेन करते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती, जिसमें शुष्क अर्स बोलते हैं उन्हें। और उसमें कौन से कहाँ है सर? श्लोक नंबर 3 चल रहा है बेटा, 3 का विमर्श की चौथी लाइन, श्लोक नंबर 3 के विमर्श की चौथी लाइन। अर्स 6 प्रकार के हैं, बात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्तज और सहज। ये 6 अर्स हो गए। जो सहज अर्स हैं, सन्निपातज तो तुम्हें पता हो गया, तीनों दोषों के संयोग से। रक्तज ब्लीडिंग पाइल्स हो गए, किसी आघात से भी हो सकते हैं या ब्लीडिंग वाले। इसके अलावा सहज होते हैं जो पहले से ही आते हैं, पैदा होने के समय से ही, इसलिए इनको बोलते हैं आदि बल प्रवर्त। चरक ने और भागवत ने 2 ही प्रकार के अर्स बताए हैं, सहज ये हो गई आदि बल प्रवर्त, और उत्तर कालज का मतलब जो बाद में पैदा हुए। इसी प्रकार से 2 टाइप के और अर्स होते हैं, शुष्क और आर्द्र। शुष्क होते हैं ड्राई या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, जिनमें ब्लीडिंग नहीं होती। इसमें किस दोष की अधिकता होती है? इसमें होती है बात और कफ दोष की अधिकता। ठीक है, बात और कफ दोष की अधिकता वाले शुष्क अर्स होते हैं। ये पूछते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और रक्त और पित्त की अधिकता वाले श्रावी अर्स कहलाते हैं, या आर्द्र अर्स भी कहते हैं इनको। ब्रैकेट में लिख लेना, श्रावी को आर्द्र अर्स। ब्लीडिंग पाइल्स, वो ब्लीडिंग नॉन ब्लीडिंग नहीं पूछेगा, आयुर्वेद है, आयुर्वेद का पूछेगा शुष्क अर्स में कौन से दोष की प्रधानता है, बातज और कफज। शुष्क सूखा है, वायु सूखी होती है, कभी सूखा। आर्द्र का मतलब गीला, गीला कब होगा? जब श्राव होगा। सिक्रेशन किसका होगा? ब्लड का। यहाँ तो रक्तज और पित्त, रक्त और पित्त के गुण सेम होते हैं, इसलिए रक्तज पित्त होगा। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। और एक चीज और नोट करना चाहो कर लो, दूध से क्या होते हैं अर्स के, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूध से, दोस्त तो ये हो गए सारे, बात, पित्त, कफ है, सन्निपातज है, बातज कफज शुष्क का है, रक्तज पित्तज आर्द्र का है। ठीक है, अब दूध से क्या होते हैं? दूध से देखो त्वचा, मांस और मेद। त्वचा, मांस, मेद, ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्स का दूध से होता है त्वचा, मांस, मेद। इसका कोड लिख दो ब्रैकेट में, ममता। मां से मांस, मां से मेद, ता से त्वचा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो श्लोक नंबर 4 की में लिखे हुए हैं कारण, किन किन कारणों से अर्स वर्स हो जाते हैं। कोई ज्यादा पढ़ने का खास नहीं है, बस इसमें श्लोक नंबर 4 की फर्स्ट लाइन के मिड में देखो एक लिखा हुआ है उत्कुट आसन, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा उगड़ू बैठते हैं, उगड़ू समझते हैं ना, घुटने के बल बैठ जाते हैं, उगड़ू, उनको होने के चांसेस अर्स के ज्यादा रहते हैं। उत्कुट आसन, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, और फिर सबसे नीचे वाली लाइन में आ जाओ, देखो विशेष तो मंदाग्नि, जिनकी अग्नि मंद होती है। तृण काष्ठ वस्त्र आदि किसी के रगड़ से। ठीक है, इसको भी जरूरत नहीं है। शीतो उदक संस्पर्श, मतलब ठंडे जल के, शीतल जल के, पानी के अधिक स्पर्श से। शीतो उदक संस्पर्श नाद्वा कंदा परिवृद्धि, जो कंद मतलब गांठ की तरह या किसी अंकुर की तरह वृद्धि प्राप्त करते हैं, वो अर्स होती है। ठीक है, कोई खास नहीं है इसमें से, बस ये ध्यान रखना में उत्कुटासन, मंदग्नि और शीतो उदक के स्पर्श से कंद की तरफ वृद्धि होती है। ये 3 ही पॉइंट है रीडिंग लेने के। बस बाकी ऊपर जो बताए थे हमने, दूध से और शुष्क अर्स और आर्द्र अर्स, ये तीनों इंपोर्टेंट पॉइंट थे, क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आ जाओ श्लोक नंबर 5 पर, गुद का वर्णन।
ये इसकी क्या कहते हैं, एनल रीजन की, एनस की वो है एनाटॉमी। इसके अनुसार देखो क्या लिखा है, ये शरीर में स्थूल आंत्र के बड़ी आंत के लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी भाग रेक्टम के साथ संयुक्त अर्धयुक्त 5 अंगुल, अर्धयुक्त 5 अंगुल मतलब 5 अंगुल और आधा अंगुल मिला के 5.5 अंगुल होता है ये। श्लोक में अंडरलाइन करो, अर्ध पंचांगुल। श्लोक से ही पूछता है कि गुद का प्रमाण कितना होता है, अर्ध पंचांगुल। 5 सही 1/2 अंगुल प्रमाण होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, तस्मिन बलस्त्रयो, 3 वो होती है कौन कौन सी, अर्ध अंगुल रहित 5 अंगुल, अर्ध अंगुल रहित 5 अंगुल गुदा होती है, अर्ध अंगुल सहित 5 अंगुल। क्या लिख रहे हैं ये, एक मिनट इसको आगे देखो, पहले बताता हूँ ये भी मैं भी। इसमें 1.5 अंगुल के अंतर पर प्रवाहिणी, विषरणी और संवरणी, ठीक है, 4.5 अंगुल हो गए, 1.5 अंगुल तीनों। ये 3 बलियां होती हैं, गुद बलियां, स्पिंटर होते हैं ये, एनल स्पिंटर। कौन कौन से होते हैं, प्रवाहिणी सबसे अंदर वाली, विसर्जनी बीच वाली, और संवरणी बिल्कुल आगे वाली। पीवीएस या प्रवेश से याद रखो, अंदर से बाहर की तरफ प्रवेश, उल्टा अंदर से बाहर की तरफ। अंदर प्रवाहिणी, विसर्जनी मिड में, और फिर संवरणी बिल्कुल बाहर। इनमें कितना कितना अंतर है, 1.5 अंगुल का, ठीक है। ये तीनों हो गई। उसका कितना था, अर्ध पंचांगुल उसका प्रमाण था, गुद उसका गुद का। आवाज आ रही है सभी को? देखो 4.5 अंगुल दिखाएगा, अर्ध अर्ध पंचांगुल मतलब 5 अंगुल में 5 उंगलियों में 5 अंगुल में से आधा अंगुल घटा दो तो 4.5 अंगुल गुदा का प्रमाण होता है, जिसमें 1.5 अंगुल की प्रवाहणी, 1.5 अंगुल की विसर्जनी और 1.5 अंगुल की संवरणी होती है। तीनों हो गए 1.5 4.5 अंगुल। तो क्वेश्चन इसमें से एक तो ये पूछते हैं गुदा का प्रमाण कितना है, अर्ध पंचांगुल, ठीक है, 4.5 अंगुल ये प्रमाण होता है गुदा का। और ये होती है तीनों गुदबलियां 1.5 अंगुल की। प्रवेश से कोड याद रहेगा, प्रवेश, प्रवाहणी, विसर्जनी और संवरणी, ठीक है। अब ये जो देखो लिखा था शरीर में स्थूलांत के आखिरी भाग के संयुक्त अर्धयुक्त 5 अंगुल, ये 5.5 अंगुल का मतलब लिखा है इन्होंने, इसको शायद जोड़ दिया, 4.5 अंगुल जे और 1 अंगुल जो लार्ज इंटेस्टाइन का अंदर का रेक्टम से जुड़ा हुआ पार्ट है उसको 1 अंगुल जोड़ा है। वो 1 अंगुल आएगा नीचे, देखना नीचे देखो, हिंदी में देख लो, अभी क्लियर कर दो। श्लोक नंबर 7 के विमर्श में देखो, प्रथम संवरणी वाली गुदोष्ट से 1 अंगुल दूर होती है, इसको जोड़ के उन्होंने कहा है। इतना कंफ्यूजन मत रखो, लॉजिक की कोई जरूरत नहीं है, बस रट्टा मान लो कि गुदा का परिणाम कितना है, 4.5 अंगुल, अर्ध पंचांगुल। और तीनों गुदबलियां स्पेक्टर कितने हैं एनल के, वार्णी, विसर्जनी और संवरणी, 1.5 अंगुल की तीनों हो गई तो 4.5 अंगुल। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट मान लेना, पूरे आता है पेपर में। अब आगे आ जाओ श्लोक नंबर 6 और 7 पे। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, अर्ध पंचांगुल लिखा हुआ गलत हो जाता है, बहुत आता है बार बार। यह 4.5 अंगुल लिखा आएगा, लेकिन चांस रहते हैं श्लोक के लिखे हुए के, अर्ध पंचांगुल। इसके बाद देखो श्लोक नंबर 6 पे अंडरलाइन करो, चतुरंगुल आयत, गुदा का परिणाम कितना होता है, ये 4 अंगुल आयताकार होती है, चतुरंगुल आयत ऐसे ही आएगा लिखा हुआ पूरा। इसके बाद बाकी छोड़ दो, आगे अंडरलाइन करो, शंख वर्ता निवास चापी, शंखावर्त, शंखावर्त निवास चापी, ठीक है। ये हो गई, ये इसके हैं गुदबलियों के, गुदबंगी चतुरंगुल आयत इसका परिणाम हो गया। शंखावर्त निवास चापी मतलब शंख में जो होते हैं ना गोल गोल से आवर्त बने हुए, शंख जो देखा हो आपने, सीप आवर्त बने होते हैं, ऐसी इसकी आकृति होती है, ये गुदबलियां हैं। और तीसरा फिर अंडरलाइन करो इसका, गज तालु निवास छपी, कि गज के हाथी के तालु के समान काला काला सपन रंग लिए होता है। बस ये 3 पॉइंट इंपोर्टेंट है, चतुरंगुल आयत, ठीक है, 4 अंगुल लंबा, शंखावर्त शंख के आवर्त के समान एक के ऊपर एक रहती हैं, और गज के तालु के समान कुछ काली लाल सी वर्ण की होती हैं, ठीक है। और लास्ट वाला और अंडरलाइन कर लो, हिंदी इसमें विमर्श की हिंदी में 7 में, श्लोक नंबर 7 की हिंदी में, कि प्रथम संवरणी मतलब संवरणी कौन सी थी, बाहर वाली, बलि से गुदोष्ट 1 अंगुल की दूरी पर होता है। ठीक, यहां तक क्लियर।
अब चलते हैं, देखो आगे श्लोक नंबर 9 पर आ जाओ। अर्श के पूर्व रूप बताए ना, देखो क्या है। अर्श के पूर्व रूप की अवस्था में भोजन में अनिच्छा होगी, कठिनाई से अन्न का पचना, कटी डकार का आना, जलन, पेट में अपरा, प्यास लगना, टांगों में थकावट, पेट में गुड़ गुड़ शब्द होना, शरीर की कृशता, डकारें अधिक आना, आंखों में सूजन। देखो श्लोक में अंडरलाइन करो। शक्ति सदन आटो, आता नहीं है फिर भी उसके लिए लगवा दे रहा हूं मैं। कार्श्यता, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, कार्श्यता। उद्गार बाहुल्य, ये दो चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कार्श्यता आएगी रोगी में और डकारें बहुत आएंगी। उद्गार बाहुल्य, सबतु सूजन आ जाएगी, अक्षणों आंखों में सूजन, अंतर कूजन, बुध परिवर्तन, शंका। अब इसको अंडरलाइन करना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, शंका। पांडु ग्रहणी शोष, मतलब जिस रोगी को अर्श होने वाला होगा उस व्यक्ति को शंका होगी कि उसे पांडु रोग हो रहा है, ग्रहणी दोष हो रहा। क्वेश्चन आएगा पांडु ग्रहणी दोष, ग्रहण दोष नहीं, पांडु ग्रहणी शोष का शंका किस रोग के पूर्व रूप है। ये है किसके, अर्श के पूर्व रूप। वो दे देगा अर्श है, भगंदर है, उधर रोग लिख देगा। ठीक है, देखो हिंदी में एक मिसप्रिंट है, उसको काट दो। पांडु संग्रहणी और उधर लोग लिखा है उन्होंने, उसको काट के लिखो शोष रोग। पांडु संग्रहणी ग्रहणी और शोष होने की शंका होती है। ठीक है, और पांडु ग्रहणी शोष चरक, ये है सुश्रुत के अकॉर्डिंग अर्श के पूर्व रूप की शंका, और चरक में है शोष की जगह उदर रोग। पांडु ग्रहणी उदर रोग की शंका क्या है, अर्श का पूर्व रूप। किसके अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग। पांडु ग्रहणी शोष की शंका किसका पूर्व रूप, अर्श का पूर्व रूप, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। शंका ध्यान रखना, इस रोग मतलब रोगी को ऐसी शंका होगी कि मुझे ये डिजीज हो सकती है। अर्श ग्रहणी शोष अर्श का पूर्व रूप, पांडु ग्रहणी शोष अर्श का पूर्व रूप सुश्रुत के अनुसार, पांडु ग्रहणी उदर रोग अर्श का पूर्व रूप चरक के अनुसार। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट थे जितने अब तक बताए हैं, आते हैं पेपर में। अब आ जाओ श्लोक नंबर 11 पर। ये है इंडिविजुअल जो अर्श है ना उनके टाइप्स। देखो विषम मध्यानी, अंडरलाइन करो, विषम मध्यानी बीच में ऊंचा नीचा। कदम पुष्प के समान, तुंडी केरी के समान, नाड़ी मुकुल सूची मुख। ठीक है, कदम पुष्प, तुंडी केरी पुष्प, सूची मुख और विषम मध्यानी। ये कौन सा अर्श होता है, ये होता है बातज अर्श। इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। विषम मध्यानी, कदम पुष्प, तुंडी केरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कदम और तुंडी केरी। ऐसे एज इट इज पूछ लेगा। कदम पुष्प कौन से अर्श का लक्षण है, कौन सा अर्श है। तुंडी केरी के समान कौन से अर्श का लक्षण है, नाड़ी मुकुल और सूची मुख। ये पूरा श्लोक याद कर लो। विषम मध्यानी बीच में टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, फिर देखो लास्ट लाइन पे पहुंचो। गुल्म अस्ठीला और प्लिया, गुल्म अस्ठीला और प्लियोदर, ये क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है बातज अर्श की। गुल्म अस्ठीला और प्लियोदर। हिंदी में आ जाओ, देखो वायु की अधिकता से अर्श मत्स्य सूखे लाल काले नीले पीले, बीच में ऊंचे नीचे विषम मध्यानी, कदम के पुष्प के समान, तुंडी केरी वन कपास के समान, नाड़ी के समान, नालिका के समान, सुई के समान तीखी नोक वाले होते हैं। इनसे पीड़ित मनुष्य सूल के साथ सख्त मल का त्याग करता है। छोड़ दो, सब कुछ नहीं है इसमें। लास्ट में देखो लिखा है गुल्म अस्टीला प्लिया वृद्धि रोग उत्पन्न हो जाती है। अब आ जाओ पित्तज अर्श पे। पित्तज अर्श देखो क्या है, यकृत प्रकाशानी, मोस्ट इंपोर्टेंट, अंडरलाइन करो, यकृत प्रकाशानी। श्लोक नंबर 12। सूक जिह्वा संस्थानी, यकृत के प्रकाश के समान, सूक जिह्वा के समान, तोते की जीभ के समान, यव मध्यानी, यव जौ के जैसे जौ बीच में होता है ना उठा हुआ कॉन्वेक्स शेप में, ऐसा यव मध्यानी, जलौका वक्त्र सदृश, जलौका के समान। कौन सा होता है अर्श, पित्तज अर्श। सारे ही इंपोर्टेंट है ये, यकृत प्रकाश, सूख जिह्वा, यव मध्यानी, जलौका के सदृश। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सूख जिह्वा और यव मध्यानी। ये पूछेगा पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है फुल, ऐसा नहीं है कि जो और बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बार बार रिपीट हुए हैं वो है यम मध्यानी और सूख जिह्वा। पिछले वाले में बार बार रिपीट हुए कदम पुष्प और तुंडी केरी। बाकी पूरा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। हो गया, ये हो गए पित्तज अर्श। इसमें से रुधिर निकलता है, अतिसार में ब्लीडिंग होती है और कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाओ श्लोक नंबर 13 पर। नेक्स्ट कफज अर्श।
महामूलानी, देखो मूल में बहुत बड़े बड़े होते हैं जो मोटे मोटे, स्तराणी, महामूलानी पे अंडरलाइन करो। करीर पनस अस्थि, करीर पनस पनस अस्थि, पनस अस्थि और पनस होता है कटहल, कटहल की गुठली के समान। करीर होता है इसमें कोई मरुस्थली प्लांट दे रखा है, वैसे कीकर वीकर टाइप होता है, ठीक है। करीर और पनस अस्थि, कटहल की गुठली के समान, गोस्तन के आकार का होता है, बस इतना। पंडु बाहुल्य होगा कफजड़ से। नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, मांस धावन प्रकाश अतिसार्यते, मांस के धावन के समान जिसमें अतिसार जिसको होता है बहुत मात्रा में, जिसका मल का त्याग करता है, मांस के धावन के समान। पितज में क्या करता था, रुधिर के समान, रुधिर होती है, रुधिर के समान रुधिर आता है जिसमें, ठीक है। कफजर्स हो गए, तीनों रिमाइंड मारता हूं। बातजर्स में इंपोर्टेंट क्या है, विषम मध्यानी, कदम पुष्प तुंडिकेरी नाड़ी मुकुल सूचिमुख। पितजर्स यकृत कफजर्स महामूलानी करीरल पनसस्थि गोस्तनकार और मांस धावन अतिसार, मांस के धावन के समान से अतिसार होगा। इसके बाद अब आगे जाओ श्लोक नंबर 14 पर। रक्तजर्स कफज हो गए, रक्तज, रक्तज में देखो क्या है, न्यग्रोध, न्यग्रोध प्ररोह मतलब बटांकुर, बट के अंकुर के समान, विद्रुम मुदक के समान, मूंग के बण के समान, कांकड़क कंति फल, गुंजा के फल के समान लाल, बिल्कुल गुंजा के फल लाल होते हैं वैसा। ये क्या है, रक्तार्स हैं, तीनों याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यग्रोध प्ररोह बटांकुर, कभी कभी बटांकुर सबसे भी पूछ लेता है, विद्मुख मूंग के समान, और काकड़क, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, काकड़क, काकड़क कांति फल, काकड़क के फल के समान, गुंजा के फल के समान लाल बड़ वाला होता है। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है कोई खास, छोड़ दो सब। सन्निपात अर्थ सभी दोषों के लक्षणों से युक्त होते हैं। खत्म 15वां। श्लोक नंबर 16 पे देख लो, श्लोक नंबर 16 का सबसे पहली लाइन श्लोक में ही, दुष्ट सोने तो शुक्र निमित्तानी, ये सहज अर्थ है, सहजानी दुष्ट सोने तो शुक्र निमित्तानी, दुष्ट सोनित शुक्र सोनित में की जो दुष्टता से होती है वो सहज अर्थ होती हैं। आगे इसी मंडलाइन करना लास्ट में, दुर्दर्शनानी कठिनाई से जो दिखाई देते हैं, नीचे अंडरलाइन करो अंतर्मुखानी, या अंतर्मुख या अंतर्बली में जो स्थित होते हैं। ये तीन कौन से अर्थ होते हैं, सहज अर्थ। बातज पितज कफज रक्तज हो गया, सन्निपातज हो गया, और ये आ गया सहज। बातज पितज कफज रक्तज सन्निपातज पनज और सहज। सहज अर्थ कौन से हैं, जो सुख दुष्ट सुख शोणित के संयोग से कारण, जिनका कारण है आदि बल प्रवृत्ति भी होते हैं। दूरदर्शनानी जो कठिनाई से दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि अंतर्मुखानी होते हैं, अंतर्मुख वाली या बिल्कुल अंतर्वली। अंतर्वली कौन सी थी, प्रवाहणी, संवरणी और विषरणी कौन सी थी, प्रवेश, प्रवाहणी में जो होंगे वो होते हैं क्या, सहज अर्थ। इसके बाद आगे चलते हैं, देखो श्लोक नंबर 17 पे आ जाओ। जो अर्थ बाह्य बली में होते हैं, संवरणी बली। 16 में श्लोक में क्या क्या अंडरलाइन करना था, 16 श्लोक में 16 में अंडरलाइन करना है सबसे पहली लाइन, दुष्ट सोनित शुक्र निमित्तानी, सहज अर्थ के लक्षण है ये। दुष्ट सोनित शुक्र सोनित के संयोग से जो होते हैं, दुर्दर्शनानी इसी लाइन में बिल्कुल लास्ट में, दुर्दर्शनानी कठिनाई से जो दिखाई देते हैं, और फिर इसी के नीचे आगे देखो अंतर्मुखानी, परुषाणी पांडानी के आगे लिखा हुआ है, पांडुनी के आगे अंतर्मुखानी, जो अंतर्मुख वाले होते हैं। हिंदी में आ जाओ इसी की, अब 1 2 तीसरी लाइन में कठिनता से दिखाई देने वाले, मिल गया सभी को। उसके जस्ट नीचे अंतर्मुख या अंतर्बली में स्थित होते हैं। पहली लाइन में माता के दुष्ट रक्त या पिता के दुष्ट वीर्य के कारण होते हैं, ये सहज अर्थ होते हैं। क्लियर हो गया सभी का। आगे चलते हैं, देखो जो अर्थ बाह्य बली में होती हैं, संवरणी में होती हैं तथा मध्यम बली में होती हैं, मतलब बाहर से दूसरी अंदर की तरफ दोनों बलियों में होती हैं, उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन जो अंतर्बली में होती हैं वो असाध्य होती है। तो असाध्य अर्थ कौन से हो गए, अंतर्बली वाले अर्थ, ध्यान रखना इस चीज को। अंतर्बली समुत्थानाम प्रत्याख्ये, अंतर्बली के अर्थ प्रत्याख्ये होते हैं या असाध्य होते हैं। ठीक है, अभी देखो इसी को क्लियर करते हैं, असाध्यता असत्यता को, फिर आगे आगे पहुंचो श्लोक नंबर 25 और 26 में, इसी चैप्टर के 25 और 26 में साध्य असाध्यता यहीं क्लियर हो जाएगी। अंतर्बली वाले असाध्य हैं, पहली और दूसरी बली वाले साध्य हैं।
ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या दे रखे हैं। जो अर्स तीनों दोषों से युक्त हैं लेकिन अल्प लक्षण वाले हैं, तो दोष तीनों लक्षण दोष हैं उसमें युक्त लेकिन लक्षण अल्प हैं, वो याप्य हैं। ठीक है, असाध्य कौन से थे? अंतर्बली वाले। अब याप्य कौन से हो गए? अल्प लक्षण वाले त्रिदोषज। ठीक, इसके बाद अब आगे बढ़ो। जो अर्स दो दोषों से उत्पन्न है और द्वितीय बली में होते हैं तथा 1 वर्ष से अधिक पुराने हो गए हो, वो कृच्छ साध्य होते हैं। मतलब पहली और दूसरी बली वालों को क्या बताया था? हम चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी बली में है और 1 वर्ष पुराना है वो कृच्छ साध्य है। 3 वर्ष पुराना अर्दित असाध्य था और 1 वर्ष पुराना अर्स क्या है? कृच्छ साध्य है। 1 वर्ष पुराना स्वित्र विटिलिगो असाध्य होता है। लिख लेना चाहो, लिखना चाहोगे ये हम बाद में लिखा देंगे एक साथ सारे, 1 वर्ष वाले, 3 वर्ष वाले, क्या क्या चीजें होती हैं। अभी लिखना चाहो लिख लो यही। 3 वर्ष पुराना अर्दित असाध्य, 1 वर्ष पुराना स्वित्र असाध्य, 1 वर्ष पुराना अर्स कृच्छ साध्य, और 1 वर्ष को क्या बोलते हैं? परिसंवत्सर। ठीक है, ये हो गया। अब और देखो आगे इसमें सन्निपातज तीनों दोषों से युक्त उससे उत्पन्न और सहज अर्स, ये असाध्य होते हैं। लेकिन अभी ऊपर भी इन्होंने क्या बताया था? जो तीनों दोषों से युक्त हैं लेकिन अल्प लक्षण वाले हैं, ये पॉइंट याद रखना। अल्प लक्षण वाले हैं वही हैं और तीनों दोषों से युक्त हैं और सहज हैं, वो असाध्य हैं। जो सबसे अंतर्बली में स्थित है वो असाध्य हैं। ठीक है, ये हो गई साध्य असाध्यता क्लियर। अब वापस लौट चलते हैं श्लोक नंबर 18 पर, 18 पे पहुंच जाओ। देखो इसमें क्या है, देखो प्रकोपते हुए, हिंदी पढ़ो थोड़ी सी, तब हम बता देंगे क्या। कुछ नहीं, एक लाइन है बस इस पूरे में, कुछ नहीं है काम का। फिर भी पहली लाइन पढ़ो। देखो प्रकोपित हुए बाताती दोष मेंड्रू लिंग प्रदेश में जाकर वहां के मांस और रक्त को दूषित कर। ठीक है, मांस और रक्त दूषित हो गया, इसको अंडरलाइन कर लो। उसमें खुजली पैदा करते हैं, फिर छत होता है, वहां कूर्च के आकार का अर्स बन जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, लिख लेना चाहे अलग से। कूर्च के आकार का, मांस और रक्त दूषित है, ये याद रखो। कूर्च के आकार का क्या है? लिंगार्स बोलते हैं इनको, या शिस्नार्स भी बोलते हैं, या मेड्रू के अर्स बोलते हैं। लिंगार्स से पूछता है, लिंग के अर्स कूर्च के आकार के। श्लोक में भी लिखा है कूर्च के नो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं क्लियर। कूर्च के आकार का अर्स कौन सा है? ऑप्शन दे देगा, अर्स का कोई टाइप लिख देगा, लिंगार्स दे देगा, आगे और कोई लिख देगा फलानी जगह का अर्स, इस जगह का अर्स, होता क्या? लिंगार्स। ठीक, ऐसे ही आगे एक और देखो छत्राकार अर्स, वो होती है योनि अर्स। हिंदी के श्लोक में भी हिंदी में लिखा हुआ है स्त्री के योनि में छत्र के आकार के अंकुर उत्पन्न होते हैं। दूषित मांस रक्त होगा, नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा क्या लिंगार्स कौन से होते हैं? कूर्च के आकार के, और योनि अर्स होते हैं छत्र के आकार के। ठीक, अब आ जाओ श्लोक नंबर, क्या टिक करना है 18वें श्लोक में? 1 मिनट, कौन बोला? दोबारा पूछो, आवाज नहीं आई थी बेटा। 18 नंबर के श्लोक में क्या टिक करवाया था आपने? एक तो मांस रक्त, मांस शोणित, 18 नंबर के श्लोक में पहले लिखा है मांस और रक्त दूषित हो जाएंगे, नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? कूर्च के आकार का अर्थ कौन सा है? कूर्चाकार, लिंगार्स, छत्राकार, योनि अर्स। बस ये दोनों इस पे अंडरलाइन कर लो, श्लोक नंबर 18 में आएंगे। कूर्चाकार कौन सा है? लिंगार्स, और योनि अर्स कौन सा है? छत्राकार। चाहे अलग से लिख लेना है इसको, चाहे इसी में अंडरलाइन करना है, 2 ही शब्द हैं बस इस पूरे श्लोक में। ठीक है, अब नीचे पहुंच जाओ, सबसे लास्ट लाइन में जो श्लोक लगा है देखो, नाभि अर्स मिल गया, नाभि प्रपन्ना, नाभि अर्स। आगे लिखा हुआ है देखो, गंडू पदमुखी सदस्रान, गंडू केंचुए के मुख के समान। ठीक है, तो 3 टाइप के ये अर्स कौन कौन से हो गए अलग अलग? लिंगार्स, कूर्चाकार, योनि अर्स, छत्राकार, नाभि अर्स, गंडू पदमुखी मुख। ठीक है, क्लियर? बस यही 3 पॉइंट है, कुछ नहीं है। अब पहुंच जा श्लोक नंबर 20 पर। श्लोक नंबर 20 पे पहुंच जाओ। यहां तक सभी का क्लियर? किसी को पूछना हो पूछ ले, नहीं पूछना? ठीक है, अब आ गया जो श्लोक नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्म कील। चर्म कील क्या होता है? देखो, प्रकुपित व्यान वायु, प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ, अंडरलाइन करते चलो, व्यान वायु प्लस कफ
के साथ संयुक्त होकर त्वचा के बाह्य प्रदेश पर स्थित कील के समान अर्स उत्पन्न करता है, जिसे चर्म कील कहते हैं। क्या पूछता है क्वेश्चन, चर्म कील में कौन से दोष प्रकोपित होते हैं? चर्म कील का मतलब हमारी स्किन पे कोई कील के समान मांसांकुर बन गया, मांसांकुर को अर्स कहते हैं, इसलिए इसको अर्स कह रहे हैं। क्या है इसमें दोषों का प्रकोप? ब्यान वायु प्लस कफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, पूछते हैं बार बार कि चर्म कील में कौन से दोष होते हैं? ब्यान वायु प्लस कफ। याद रहेगा इसका? नहीं तो कोड लिख लो इसका, करना चाहो याद तो। कोड है इसका बहुत इजी, बीबी के चर्म पर कील है, बीबी के चर्म पर कील है, ये कॉमन है, सब लोग यही बताते हैं। बीबी, वहां से व्यान, व्यान वायु बीबी, और का से कफ, के चर्म पर कील है, चर्म कील हो गया। बीबी के व्यान वायु प्लस कफ। श्लोक नंबर 25-26 हमने बता दिया। श्लोक नंबर 27 के फर्स्ट हाफ का देखो मिड लिखा है दुर्नाम, अंडरलाइन कर लो, ब्रैकेट में बंद कर दो। दुर्नाम ये किसके लिए कहा गया है? अर्श रोग के लिए। ठीक है, दुर्नाम लिख के पूछ लेते हैं, लिख दो इसको डैश लगा के, अर्श रोग। ये दुर्नाम शब्द किसके लिए प्रयोग है? अर्श के लिए। हिंदी उसमें क्या लगा है? जिन मनुष्य की तीनों बलियां अर्श से पीड़ित हो गई हो, जिनके नीचे से अर्श के अंकुरों द्वारा अपान वायु ऊपर की ओर चलकर व्यान वायु के साथ मिलकर मनुष्य की अग्नि का नाश कर देती है। इसको अंडरलाइन कर लेना नॉलेज के लिए बस, कि अग्निमंद क्यों हो जाती है अर्श में? कि व्यान वायु, अपान वायु ऊर्ध्वगत हो जाती है, ऊपर की तरफ अपरगामी हो जाएगी, और व्यान वायु के साथ मिलकर अग्नि का नाश कर देगी। तो व्यान वायु प्लस अपान वायु दोनों मिलकर क्या कर देंगे? अग्नि का नाश कर देंगे। और व्यान वायु और कफ क्या कर देंगे? चर्म कील कर देंगे। वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछे। चैप्टर हो गया आपका फिनिश। ठीक है, कुछ नहीं पूछना है इसमें से, इजी था। शंखावर्त नाभि, निभा लिखा था ना जो श्लोक नंबर 6 में, शंख के आवर्त के समान जो है, जैसे शंख में घेरे होते हैं वैसा है। वो किसके लिए है? बुद्ध बलियों के लिए कहा गया है। ठीक है, और अगर ये लिख दे शंख नाभ्या तो क्या होगा? शंख नाभि के समान, शंख नाभ्या। ये तो शंखावर्त है, एक होता है शंख नाभ्या, शंख नाभि के समान, शंख और नाभि के समान, उसको लिख दो योनि के लिए होता है। ये भी पूछते हैं। ठीक है, शंख नाभ्यावर्त होती है योनि, और शंखावर्त होता है बुद्धबली। चलो ये चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट आ जाओ अस्मरी निदान। ठीक है, अस्मरी में देखो क्या है, श्लेष्मा अधिष्ठाना, श्लेष्मा का आश्रय करके अस्मरियां 4 प्रकार की होती हैं, वात, पित्त, कफ और सुक्तरज। ठीक है, ध्यान रखना इसका, श्लेष्मा का अधिष्ठान मतलब कफ का जरूर रहेगा इसमें अधिष्ठान। चार प्रकार की होती है अस्मरी, वात, पित्त और सुक्तरज। इसके बाद देखो आगे देखते हैं क्या है काम का। हिंदी देख लो अस्मरी के कारण, श्लोक नंबर 4 में, वमन विरेचन पंचकर्मों द्वारा शरीर का संशोधन न करने से, मिथ्या रूपी कुपित करने से प्रकोपित हुआ कफ मूत्र के साथ मिलकर बस्ती में प्रवेश करके अस्मरी को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो कफ का प्रकोप दिखाया है इन्होंने कि कफ के बिना अस्मरी की उत्पत्ति नहीं होगी। अब पूर्व रूप क्या है अस्मरी के? पूर्व रूप क्या है? देखो, बस्ती में पीड़ा होगी, मूत्र कक्ष होगा, बस्ती से बस्ती द्वार, मूत्र कक्ष होने से ज्वर, क्रक्ष, अवसाद, वस्त्र गंधित्व, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो बस, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये क्या है? अस्मरी का पूर्व रूप। वस्त्र गंधत्व, वस्त्र माने होता है बकरा, बकरे के समान गंध आती है किसमें? मूत्र में। बकरे के मूत्र के समान गंध नहीं आती, मूत्र में, यूरिन में बकरे के गंध के समान स्मेल आती है, बकरे के समान स्मेल आती है। ठीक है,
वस्त गंधत्व क्या है? अस्मरी का पूर्व रूप। कि यूरिन में कैसी स्मेल आएगी? बकरा जैसी। श्लोक नंबर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। 6 का फर्स्ट हाफ अंडरलाइन करो। यथा स्व वेदना वर्णम दुष्टम सांद्रम अथ बलिम पूर्व रूपे समनम कक्षान मूत्रम सृजति मानवात। फर्स्ट हाफ को अंडरलाइन करो बस, कि यथा सतज पितज कफज और शुक्रज। इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, क्या है? बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। नहीं है? सर अब आ रही है। अब आ रही है ना? सर ये श्लोक रिपीट कर दीजिए 6। ठीक है। और सर 6 के पहले जो है उसमें भी श्लोक में बता दीजिए क्या क्या है। अस्मरी निदान, अस्मरी निदान दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पूरा 1 मिनट में। देखो अस्मरी 4 प्रकार की होती है, वात पित्त कफ और शुक्रज। श्लोक नंबर 3 अस्मरी जो इम्पोर्टेंट है, अस्मरी के पूर्व रूप। श्लोक नंबर 5 वस्त गंधत्व, यूरिन में बकरी के समान स्मेल आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में बंद कर लो। अस्मरी का पूर्व रूप वस्त गंधत्व, अस्मरी के वेद 4 वात पित्त कफज और शुक्रज। श्लेष्मास अधिष्ठाना, श्लोक नंबर 3 श्लेष्मा का आश्रय करके। ठीक है। इसके बाद श्लोक नंबर 6 का फर्स्ट हाफ अंडरलाइन करो। यथा स्ववेदना वर्णम दुष्टम सांद्रम अथा बलम बिलम। ये किसका पूर्व रूप है? अस्मरी का। यथा स्ववेदना का मतलब जो जो दोषों का प्रकोप है उसके अनुसार वेदना होगी। बात है तो बात, पित्त है तो पित्त, कफ है तो कफ के अनुसार वेदना होगी। वर्ण वैसा ही वर्ण होगा, रंगयुक्त होगा, दुष्ट होगा, दूषित होगा, सांद्र गाढ़ा होगा, और ट्रक्ष मूत्र कठिनाई से कुलसित मूत्र का त्याग करेगा। पेपर अच्छा बनेगा तब बनेगा। तो फर्स्ट श्लोक को रख देते हैं कि यथा स्ववेदना वर्णम दुष्टम सांद्र बलम किसका लक्षण है? अस्मरी का पूर्व रूप है। लेकिन इंपोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन कौन सा है? वस्त गंधित्व, बकरे के समान गंध का आना। किसमें? यूरिन में। बकरे के यूरिन के समान नहीं, ह्यूमन के यूरिन में बकरे के समान गंध का आना अस्मरी का पूर्व रूप होता है। हो गया क्लियर? अब तो छूटा तो नहीं? बढ़ते कहा चंचल? जी सर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ श्लोक नंबर 7। इसमें अंडरलाइन करो। देखो मूत्र धारा संघ, ये लक्षण है नहीं कि ये भी मूत्र धारा संघ को अंडरलाइन करो। मूत्र धारा संघ का मतलब होता है कि यूरिन का त्याग करते समय बीच बीच में यूरिन का बंद हो जाना या रुक जाना, फिर आ जाना, फिर रुक जाना। तो ये क्या है? ये अस्मरी का लक्षण है, मूत्र धारा संघ। और कौन सा है? देखो सरुधिर मूत्रता, ये सब बता देंगे। यूरिन के साथ ब्लड जाना डिकोड कर दोगे आसानी से। और इसके बाद अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है, गोमेद प्रकाश आविल सिकता, गोमेद प्रकाशम आविलम ससिकता विसर्जती। मतलब एक गोमेद मणि होती है, उसके समान आभा वाला आविल स्वच्छ मूत्र और सिकता सरगरा युक्त मूत्र का बार बार विसर्जन करता है या त्याग करता है। ये किस बार बार नहीं, त्याग करता है सिर्फ। ये क्या है? अस्मरी के समान लक्षण है। मूत्र धारा संघ अस्मरी का लक्षण है। और गोमेद प्रकाश, ये इंपोर्टेंट है, गोमेद प्रकाश आविल और सिकता। केवल गोमेद प्रकाश से डिकोड कर देना बस, आगे का चाहे भूल जाओ। गोमेद प्रकाश जरूर रखेगा अगर इसको उठाएगा तो। ये इंपोर्टेंट है। ये भी वस्त गंधत्व जितना इंपोर्टेंट था उतना ही ये है। गोमेद प्रकाश क्या है? अस्मरी का लक्षण। वस्त गंधत्व क्या है? अस्मरी का पूर्व रूप। और बाकी मूत्र धारा संघ भी है, जैसे वहां संवेदना वाला बताया था वैसे। इसके बाद देखो आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 8 क्या है? केवल एक पॉइंट अंडरलाइन करना है, लास्ट। कुक्कुटांड प्रतिकासम मधुक पुष्प वर्णा। कुक्कुटांड प्रतिकासम, कुक्कुटांड क्या होता है? कुक्कुटांड क्या होता है? मुर्गे के अंडे के समान या मधुक के फल पुष्प के समान वर्ण वाला। मधुक होता है क्या? महुआ का फूल। दूसरा मधुक क्या होता है? एक और किसी को ध्यान है? बताएगा। मधुक हरिओम किसे कहते हैं? मधुक मुलेठी। ठीक, गुड।
हाँ, मुलेठी। आपने बताया मधु बोलते हैं मुलेठी को। ठीक है, तो कफज अस्मरी का लक्षण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सब, जितना मैं अभी बता रहा हूँ ये आएगा पेपर में, आता है बार बार। कुक्टान प्रतिकासा मधु पुष्प वर्ण किसका लक्षण है, कफज अस्मरी का, बस इतना याद करना है। विमर्श में लिखा हुआ है कफज अस्मरी का कोरिलेशन उन्होंने कर रखा है फॉस्फेट स्टोन से, ये उसको भी अंडरलाइन कर लो, कभी कभी पूछ लेते हैं फॉस्फेट स्टोन कौन सा स्टोन है, कफज अस्मरी। अब आ जाओ पित्तज अस्मरी। पित्तज तो पीला है, गर्म होगा तो देखो भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधुवर्णा, श्लोक नंबर 9 का लास्ट हाफ बिल्कुल, भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधुवर्णा। अगर भल्लातक आ जाए तो पित्तज अस्मरी है, और मधुवर्ण, मधु यहाँ क्या है, शहद, शहद के समान वर्ण वाला क्या होता है, पित्तज अस्मरी। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलो श्लोक नंबर 10 पे आ जाओ। हाँ, पित्तज अस्मरी का उसमें भी देख लो, देखो विमर्श में रखा है ये क्या है, यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं। पित्तज अस्मरी का इन्होंने क्या किया है, किससे कॉम्बिनेशन, किससे कोरिलेशन बताया है इन्होंने, यूरिक एसिड स्टोन से। कफज का किससे बताया था, फॉस्फेट स्टोन से। अब आगे जाओ श्लोक नंबर 10, देखो श्लोक नंबर 10 क्या है, कदम पुष्प के समान कंटक युक्त, श्लोक नंबर 10 का बिल्कुल लास्ट विषम खरा के आगे लिखा हुआ है, कदम पुष्प त्वकंटक, मतलब कदम्ब के फूल के समान और कांटों से युक्त, ये होती है बातज अस्मरी। और बातज अस्मरी को उन्होंने किससे कोरिलेट किया है, ऑक्जिलेट स्टोन से, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, हो गई थी ना बातज पित्तज कफज। अब बातज अस्मरी में देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अंडरलाइन करो। दूसरी लाइन में देखो, दंतान खादती, दांतों को क्या करेगा, खाएगा, चबाएगा बुरी तरह। नाभि पीड़यति, नाभि को दबाएगा। मेड्रु मृद नयति, मतलब लिंग को या शिश्न को दबाएगा। पायु स्पर्शति, ये किसके लक्षण है, बातज अस्मरी के लक्षण है, जब पेन उठेगा वो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेड्रू मदनयाति तीव्र पीड़ा किसमें होती है, बातज अस्मरी में। हो गई थी ना, अब आगे चलते हैं। देखो श्लोक नंबर 11 में देखो लिखा हुआ है, उपयुक्त तो तीनों प्रकार की अस्मरियां दिन में शयन करने से, सनसन, अध्यसन, शीत, स्निग्ध, गुरु, मधुर आहार में रुचि रखने से विशेषकर बालकों में होती हैं। ठीक है, तीन बातज पित्तज कफज, ये तीनों प्रकार की अस्मरियां इन्होंने किसमें बताई हैं, विशेषण बालानाम भवंती, कि विशेष रूप से बालकों में होती हैं। बस इसको अंडरलाइन कर लो नॉलेज के लिए। ठीक, और इन अस्मरियों को यंत्र द्वारा आसानी से पकड़ सकते हैं और निकाल सकते हैं। सुख ग्रहण, ग्रहण हरा, सर हरणाम रिपीट कर भवंती, दीजिए, आपकी आवाज कट रही है। विशेषण बालान भवंती, ये तीनों अस्मरियां बालकों में होती हैं और सुखकारी होती है। सुख ग्रहण आसानी से पकड़ सकते हैं, आहरण भवंती आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्तिका बातज अस्मरी हो गया या छूट गया, जयप्रभा। सर अभी वो सुख ग्रहण के बाद क्या बताया था आपने? ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं है उसमें, ये है कि ये तीनों अस्मरियां विशेष रूप से बालकों की होती हैं, आसानी से इनको पकड़ सकते हैं और इनका आहरण कर सकते हैं। बस इतना है और कुछ नहीं है, नहीं पूछता हुआ। ठीक है, सुख ग्रहण आहरण भवंती श्लोक नंबर 11 के बीच में लिखा हुआ है, और ऊपर वाली लाइन में लिखा है विशेषण बालान भवंती, विशेष रूप से बालकों को होती है। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये पूछते नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ श्लोक नंबर 12 पे, शुक्र अस्मरी, बातज पित्तज कफज हो गई। अब आ जाओ शुक्र अस्मरी पे। अब शुक्र अस्मरी में देखो क्या काम का है, सब छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। बस लास्ट लाइन श्लोक नंबर 12 के लास्ट में देखो, पीड़ित मात्रे च तस्मिन्नेव प्रदेशे प्रबेलियम मापदते, इसको अंडरलाइन कर लो। हिंदी में देख लो क्या लिखा है, इसी के नीचे बिल्कुल लास्ट लाइन हिंदी में, दबाने पर वह अस्मरी उन्हीं स्थानों में लीन हो जाती है। मतलब जैसे जहां हमें फील हो रहा है कहीं वो अस्मरी है, शुक्र अस्मरी, वहीं कस के दबा दो, वो वहीं विलीन हो जाएगी, घुल जाएगी। तो ये कौन सी अस्मरी है, शुक्र अस्मरी।
ठीक है, कहाँ से पूछेगा, अगर पूछेगा तो टफ पेपर बनता है, तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पीड़ित मात्रे च तस्मिन् ने प्रदेशे प्रबल्य माप अद्यते, ये पूरा मैं पूछ लेगा या सिर्फ इतना पूछ लेगा, पीड़ित मात्रे च तस्मिन् प्रदेशे, मतलब पीड़न करने से, मात्र से ही, दबाने से ही उस प्रदेश में प्रबल्यन मतलब घुल जाती है। कौन सी स्मरी है? शुक्र स्मरी। हमें मेन याद कौन सा रखना है? बातज पितज कफर। बातज वाली कौन सी थी? कदम पुष्प के समान कांटोयुक्त। पितज वाली बल्ला तक अस्थि थी। और कुकुटान मुर्गे के समान कौन सी थी? कफज स्मरी। ये 3 जनरल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, बढ़िया पेपर तो इन तीनों से नहीं पूछेगा, वो इसको पूछ लेगा। पीड़न मात्रे तस्मिन प्रदेशे विलयनम, कि सिर्फ दबाने मात्र से जिस प्रदेश में जो घुल जाए, प्रविलियन घुल जाए, कौन सी स्मरी? शुक्र स्मरी। ठीक है, अब आ जाओ श्लोक नंबर 13 से 17 तक। हिंदी की पहली लाइन, हिंदी में पहली लाइन। शर्करा में अंडरलाइन करो, सिकता में और भस्म में, ये अस्मरी के कारण ही पैदा होते हैं। ये अस्मरी के क्या है? उपद्रव है। शर्करा, सिकता और भस्म, ये 3 में उत्पन्न होते हैं अस्मरी से। बस इतना ही अंडरलाइन करना, और कुछ नहीं करना। शर्करा, सिकता और भस्म में ये अस्मरी जन्य होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ श्लोक 18, 19, 20। इसमें बस्ती का वर्णन दे रखा है। हिंदी पढ़ लेते हैं, देखो क्या है हिंदी, देखो। नाभि, पृष्ठ, कटी, वृषण, गुदा, भंक्षण, लिंग, इनके बीच में एक द्वार वाली पतले चर्म से बनी हुई अधोमुख वाली, ठीक है, बस्ते अधोमुख। श्लोक 18 में अंडरलाइन करो, बिल्कुल लास्ट में। बस्तिर अधोमुख, अधोमुख वाली बस्ती, नीचे की ओर मुखी हुई बस्ती होती है। बस्ती स्वरूप में तुम्बी के समान होती है, अलाबू के समान होती है, और सरासरायु से घिरी रहती है। श्लोक नंबर 19 का फर्स्ट हाफ, अलाबू एव रूपेण, अलाबू के रूप के समान सरासरायु परिग्रह। इसको भी अंडरलाइन कर लेना, कभी कभी उठा लिया क्वेश्चन, बढ़िया पेपर बनेगा, ये उठा लेगा। ये किसके लिए कहा गया है? अलाबू एव रूपेण, अलाबू के रूप के समान और सरासरायु से घिरी हुई क्या होती है? बस्ती होती है। ठीक है, अलाबू के मुख के समान ही तो होता है बस्ती, मतलब यूरिनरी ब्लैडर की आपसे शेप अपने आप इमेजिन कर लो, अलाबू या तुम्बी के समान होगी। अधोमुख नीचे की ओर उसका मुख है। ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बाकी छोड़ दो। बिल्कुल लास्ट शब्द श्लोक नंबर 20, प्राणायतनम उत्तम, किसके लिए कहा गया है? बस्ती के लिए। प्राणायतनम उत्तम, प्राणों में जो सबसे उत्तम है, प्राणों के आयतनों में सबसे उत्तम है, क्या है? प्राणों का आयतन है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, बस्ती है। ये किसी और के लिए कहा गया है प्राणायतन उत्तम, पहले बता चुका हूं मैं, किसी को याद हो? एनीवन? प्राणायतनम उत्तम किसके लिए है? बस्ती और ओज, लिख लो, यही दोनों के लिए कहा गया है, पूछते नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो बस्ती के क्या क्या पॉइंट बने? बस्ती क्या? अधोमुख वाली है, अलाबू के रूप से ऐसी है, सरासरायु से घिरी हुई है, और क्या है? प्राणों का आयतन में सबसे श्रेष्ठ उत्तम है, बस्ती और ओज दोनों। श्लोक नंबर 18 से 20 तक फिनिश, यहाँ तक फिनिश। अब आगे चलते हैं, आगे देखो नेक्स्ट पेज पे श्लोक नंबर 21, 22 और 23। ये हिंदी पे देखो, ध्यान से पढ़ना, हिंदी को सुनना ध्यान से, सिर्फ नॉलेज के लिए है। पक्वाशय में स्थित जो मूत्रवाही नाड़ियां हैं, वे सदा बस्ती को मूत्र द्वारा तर्पण करती हैं। ठीक है, जैसे नदियां अपने जल से समुद्र को तर्पण करती हैं। इन नाड़ियों के हजारों मुख हैं, जो कि सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते हैं। आमाशय एवं पक्वाशय के भीतरी भाग से नाड़ियों के द्वारा लाए गए मूत्र के क्षरण से जागते हुए, सोते हुए मनुष्य की बस्ती पूरित होती रहती है। जिस तरह मुख पर्यंत पानी में रखा हुआ नवी मिट्टी का घड़ा अपने आसपास के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा रिस रिस कर जल से भर जाता है, उसी प्रकार बस्ती भी अपने चारों ओर बने हुए सूक्ष्म छिद्रों से मूत्र से भरती रहती है। पढ़ लिया? खत्म। ये क्या है? मूत्र निर्माण प्रक्रिया का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत में निदान स्थान तीसरे चैप्टर में है। ये लिख लो अलग से कि मूत्र निर्माण प्रक्रिया का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत निदान स्थान तीसरे में है। ये रेफरेंस पूछ लेते हैं कि सुश्रुत में मूत्र निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया है? निदान स्थान चैप्टर 3। बस इतना याद रखना। कौन सा है चैप्टर 3? अस्मरी निदान में।
पक्वा से गता गता इत्यत्र नाड्यो मूत्रवास्तुया तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरिता सागरम यथा। श्लोक नंबर 21 पर टिक कर लो बस, कभी दोबारा रिमाइंड मारोगे तो ध्यान आ जाएगा। पक्वाशय के में स्थित सभी मूत्रवाही नाड़ियां, पक्वाशय गतस्थ नाड़ियों मूत्रवास्तुया तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरिता सागरम का, सदा बस्ती को मूत्र द्वारा तर्पण करती हैं। जैसे नदियां सभी अपने जल को ले जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे ही पक्वाशय में जो मूत्रवाही नाड़ियां हैं वहां से मूत्र धीरे धीरे आके मूत्राशय को भर देता है। ठीक, क्लियर यहां तक। अब चलते हैं आगे। श्लोक नंबर 24 को देखो। जिस तरह मूत्र बस्ती में प्रवेश करता है उसी तरह उसके साथ वात पित्त कफ भी प्रविष्ट होकर उपस्नेह या तलछट में से अस्मरी रोग को पैदा कर देते हैं। मतलब जैसे ही मूत्र बस्ती में पहुंच गया, वहां दोष प्रकोपित तो थे ही, कफ का अधिष्ठान था, वो क्या करेगा, अस्मरी को पैदा कर देगा, और कुछ नहीं है इसमें काम का। अब आ जाओ श्लोक नंबर 25 का फर्स्ट हाफ, इसको अंडरलाइन करो। अपसु स्वच्छ स्वापी यथा निसिक्तासु नवे घटे। जिस प्रकार नए घड़े में अति स्वच्छ पानी भरने पर भी कुछ समय के पश्चात उसमें कीचड़ इकट्ठी हो जाती है, वैसे ही बस्ती में भरे हुए मूत्र में कुछ समय के पश्चात अस्मरी पैदा होती है। मतलब नया घड़ा है, जल भर के छोड़ दिए, कीड़े पड़ जाएंगे, उसकी कीचड़ नीचे गंदगी बैठ जाएगी। उसी तरह बस्ती प्रदेश में अगर मूत्र भरा रहेगा तो वहां पे भी अस्मरी पैदा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक ये सोचो, जो लोग यूरिन के बेग को रोकते हैं, मूत्र के बेग के धारण करते हैं, उनको अस्मरी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सूत्र ने यहाँ भी देखो लिखा है ना कि जैसे घड़े में पानी भरा रखा रहेगा, उसके तलछट में कीचड़ बैठ जाएगी, ऐसे ही बस्ती में भरी हुआ मूत्र भी कुछ समय के बाद अस्मरी पैदा कर देगी। कब करेगा, जब वो भरा रहेगा। अगर हम यूरिन के बेग को धारण ही नहीं करेंगे, यूरिन को तुरंत पास आउट कर देंगे, तो होने की संभावना कम हो जाएगी। जो लोग यूरिन के बेग को बार बार रोकते हैं ना, बहुत ज्यादा, उनमें प्रोबेबिलिटी स्टोन बनने की बहुत ज्यादा हो जाती है। बाकी रूल आज के टाइम में किसी भी बीमारी का कुछ भी नहीं है, किसको क्या हो जाए, बस एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, उनमें ज्यादा चांस रहते हैं जो यूरिन के बेग को रोकते हैं। हो गया यहाँ से देखो क्लियर। इसके श्लोक का फर्स्ट को अंडरलाइन कर लो, ये उपमा के लिए पूछ लेगा कि ये किसके लिए दिया गया। अपसु स्वच्छपी मतलब घड़े में निसिक्तासु नवे घटे, नए घड़े में भरे हुए पानी में कीचड़ बैठ जाती है, किसके लिए, अस्मरी के लिए। ये क्वेश्चन आया भी है, इसलिए मैंने बताया, ये अंडरलाइन फर्स्ट हाफ वाला पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। इसके बाद आ जाओ देखो 26, ये भी उपमा है एक, ये अस्मरी कैसे पैदा हो रही है। एक तो ये होगी घड़े वाली, अब दूसरी देखो 26 की हिंदी। जिस प्रकार हवा और विद्युत की अग्नि, हवा और विद्युत की अग्नि, आकाश में जो अग्नि चमक रही है हवा, वो जल को बांधकर ओले बना देती है। हवा और अग्नि से क्या हुआ, ओले बन के बरसने लगे। उसी प्रकार वायु के सहित अग्नि, वायु अग्नि पित्त बस्ती में मूत्र के साथ आए हुए कफ को, मतलब बस्ती में जो मूत्र आया उसके साथ कफ दोष आया, श्लेष्मा का दृष्टांत था, उसको वायु और पित्त क्या कर देंगे, अस्मरी बना देंगे। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करो। इसके भी फर्स्ट आपको सहत्यपो यथा दिव्या मारुतो अग्निश्च वैद्युतः, इसकी उपमा है ये अस्मरी के बनने की। हिंदी पढ़ोगे तो याद रहेगी उपमा, वैसे श्लोक कभी याद नहीं रहेगा। कि जैसे हवा और विद्युत की अग्नि आकाश के जल को बांध के ओले बनाती है, सहत्यपो यथा दिव्या मारुत और अग्नि वैद्युत, मारुत वायु, अग्नि और विद्युत मिलके दिव्य मतलब ओले बना देते हैं। उसी प्रकार मूत्राशय में गया हुआ मूत्र में कफ दोष को वायु और पित्त सुखा के अस्मरी बना देते हैं। इसके बाद क्या है, जो मूत्र का मूत्राघात वगैरह दे रखे, छोड़ दो, यहाँ नहीं है, बाद में देखेंगे। मूत्र चैप्टर खत्म हो गया, ये भी अस्मरी भी खत्म। ये भी इम्पोर्टेंट है, आते हैं पेपर में इसमें क्वेश्चन। अस्मरी और अर्श दोनों फिनिश हो गए। किसी को कुछ पूछना है, किसी को पूछना हो तो पूछो, नहीं भगंदर आप कल पढ़ना, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, उसमें भी ऐसे लक्षण आएंगे फिर भगंदरों के। भगंदर पढ़ाएंगे कल, ठीक है। इसमें पूछो क्या पूछना है, जिसको पूछना हो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, पहला दूसरा 3 चैप्टर हो गए फिनिश। ठीक है, फिर किसी का छूटा हो तो रिमाइंड करूं। चलो फिर भगंदर पढ़ लो, थोड़ा सा क्या दिक्कत है।
कोई लेफ्ट तो नहीं कर गया छूट जाए उसको? नहीं सर, कल? बस जी सर, कल। बस ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। गुड नाइट फिर। थैंक गुड यू नाइट। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।